हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज से हम लोग अपने एकेजी लॉ 20 मिनट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में होने क्या वाला है, तुम्हारा पूरा सिलेबस में करवाऊंगा वन शॉट रिवीजन से एंड सारे चैप्टर्स में ट्राई करूंगा 20 से 25 मिनट्स में खत्म करवाने का। सो ये पहला वीडियो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। इसमें 21 मार्क्स का कवरेज है। ये चैप्टर तुम्हारे एग्जामिनेशन में वेटेज रखता है। सो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कॉमेंट करके बताना इंटरप्रिटेशन कैसा लगा। और हाँ, चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि इसके बाद भी बाकी चैप्टर्स के भी इस तरह वीडियो आने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये एक्ट आया क्यों, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे। तो देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से पहले भी हुआ करता था, बस ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था। अब तुम्हें पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी इतना ज्यादा बल्कि है, ऊपर से उसमें सोगा के प्रोविजंस भी थे, तो और पार्टनरशिप के भी प्रोविजंस उस समय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थे। तो ये मिलाकर बहुत ज्यादा ओवरऑल बल्कि कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, इसलिए यहाँ पर 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कॉन्ट्रैक्ट से अलग कर दिया गया। ये बेसिकली आया कि जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बायर एंड सेलर्स के बीच में, वो ट्रांजैक्शन सही तरीके से हो, कोई एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है। और ये पूरे इंडिया पे अप्लीकेबल है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले हमें समझना होगा सेल मतलब क्या होता है। चैप्टर का नाम ही स्टार्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो यहाँ सेल मतलब क्या, अगर हिंदी में बात करें तो सेल मतलब बेचना, ये सबको पता है। बट लॉ इसको कैसे डिफाइन करता है, तो लॉ इसको बोलता है सेल मतलब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ऑब्वियस सा बात है, जब एक गुड्स दूसरे को हम दे देंगे तो हम ऑनर बना रहे हैं उसको, ऑनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि सेल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेक्शन कनेक्ट होकर आ जाता है, सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बोलता है, ये जो सेल है ना, इसमें दो चीज इंक्लूड है। क्या, एक सेल कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट टू सेल। सेल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू सेल होता क्या है, ये 4 सबसेक्शन 3 डिफाइन करता है। जब हम ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर कर रहे हैं, लेट सपोज ये मार्कर मैंने अभी तुम्हें बेच दिया और तुम अभी इमीडिएटली इसी वक्त तुम ऑनर बन चुके हो इस मार्कर का, इसको हम लोग बोलते हैं सेल कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, मान लो मैंने बोला कि ये मार्कर मैं तुम्हें कल दूंगा, यानी तुम इसके ऑनर कल बनोगे, यानी जब ऑनरशिप लेटर डेट पे ट्रांसफर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। एंड ये बात सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 में लिखा है। फिर एक और सबसेक्शन आता है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2। ये क्या बोलता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सेल के लिए, ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है, यानी कोई कंडीशन भी लगाया जा सकता है या बिना कंडीशन के फ्री ऑफ कंडीशन भी हो सकता है। एंड लास्ट सबसेक्शन इसका 4 सबसेक्शन 4 बोलता है एक ना एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब एग्रीमेंट टू सेल सेल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऑब्वियस बात है, मैंने बोला कि मैं ये कल तुम्हें दूंगा, तो कभी ना कभी तो कल आएगा ही ना, और ये मैं तुम्हें दूंगा तो उस समय तुम इमीडिएटली ऑनर बन जाओगे। तो सेल एग्रीमेंट टू सेल एक ना एक दिन सेल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने। तो अब हम लोग समझते हैं गुड्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल और गुड्स ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेल हमने समझ लिया, गुड्स मतलब क्या, सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर डिफाइन है गुड्स। गुड्स मतलब मूवेबल प्लस मार्केटेबल, यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ मूवेबल गुड्स पे ही अप्लीकेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस नहीं लगते। उनके लिए एक सेपरेट एक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो उन पे अप्लीकेबल है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ मूवेबल प्लस मार्केटेबल गुड्स पे लगते हैं। मार्केटेबल मतलब बेचने लायक, जो मार्केट में बेचे जा सके, वैसे गुड्स पे ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लीकेबल होता है। अब यहाँ इस डेफिनेशन में कुछ और भी लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन से गुड्स को इंक्लूड करना है, कौन कौन से गुड्स को एक्सक्लूड करना है। तो इंक्लूड का अगर डेफिनेशन देखो तो इंक्लूड किया गया है ग्रोइंग क्रॉप्स, फार्मर क्रॉप उगा रहे हैं तो उसको काट के बेचा जा सकता है। तो ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टॉक्स और कोई भी पेड़ वगैरह अगर लैंड से अटैच है जिसको काट के मार्केट में बेचा जा सकता है, वो भी गुड्स के डिफिनेशन में आएगा, ठीक है। और क्या चीज गुड नहीं है, तो ध्यान से समझो, मनी गुड्स नहीं है। क्यों, क्योंकि मनी मार्केटेबल नहीं है। ऑब्वियस बात है, मनी इज द मीडियम जिससे तुम परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो उसके बदले में, लेकिन तुम मनी के बदले मनी खरीदते हो क्या, नहीं। तो इसलिए मनी डिफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। उसके एक्शनेबल क्लेम को भी इंक्लूड नहीं किया गया। ऐसे क्लेम्स जिसके ऊपर अभी कोर्ट में पेंडिंग केस चल रहा है, हो सकता है तुम्हारे फेवर में आए ना आए, तो ये भी गुड्स के डिफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। सो अब यहीं से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। कितनी तरह के गुड्स होते हैं, तो देखो 3 तरह के गुड्स होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स वैसे गुड्स जो एग्जिस्टेंस में हैं, अभी दुनिया में हैं। फ्यूचर गुड्स जो अभी नहीं है बट फ्यूचर में आने वाले हैं, ये डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर, ठीक है। एंड लास्ट होता है कॉन्टीजेंट गुड। कॉन्टीजेंट गुड बेसिकली एक ऐसा गुड्स होता है जो अभी कोई अनसर्टेन इवेंट आएगा तो फिर वो गुड्स बनेगा। बेसिकली इसका एग्जांपल मैं लूँ तो 2017 में किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन जैसे वैक्सीन बनेंगे। 2019 में कोविड
आया तो फिर ये सब बने, यानी कोई अनसर्टन इवेंट आएगा तो फिर इन गुड्स का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग गुड्स को ही 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक स्पेसिफिक गुड्स, एक अनसर्टन गुड्स और एक असर्टेन गुड्स। तो देखो स्पेसिफिक गुड्स डिफाइन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर। स्पेसिफिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई प्लस एग्री कर लिया है खरीदने के लिए। बेसिकली जब तुम मॉल जाओगे, मॉल में तुम्हें जो सामान दिखा तुमने उसको उठा लिया एंड तुम उसको परचेस कर रहे हो, तो वो स्पेसिफिक गुड्स हो गए। अनसर्टेन गुड्स क्या हुए, जब तुम मॉल जाते हो तो तुमने देखा होगा बल्क ऑफ गुड्स साथ में रखे होते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैंने ये 3 दिया मार्कर, ये बल्क ऑफ गुड्स है, ये साथ में। अभी मेरे को यहाँ सिलेक्शन करना है कि कौन सा मेरे को परचेस करना है, तो ये जो बल्क ऑफ गुड्स है ये अनसर्टेन गुड्स है। जैसे मैंने एक को एग्री कर लिया, मतलब सेलेक्ट करके एग्री कर लिया परचेस करने के लिए, तो ये बन जाते हैं असर्टेन गुड्स। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देख लो, डिलीवरी। सेक्शन 2+2 के अंदर डिफाइन है। डिलीवरी मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। पोजीशन बोले तो मतलब गुड्स हम तुम्हें हैंड ओवर कर रहे हैं, गुड्स का यूज करने का पावर तुम्हें हैंड ओवर किया जा रहा है, इसको हम लोग डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है, अब 3 तरह के डिलीवरी होते हैं, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो करता है, नॉर्मल घर में आकर तुमको हैंड टू हैंड गुड्स दे रहा है, तो ये हो गया एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, उसके सिंबॉलिक डिलीवरी में गुड्स नहीं दिया जाता, गुड्स के टोकन दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम कार परचेस करने जाओ, वहां तुम्हें कार नहीं दिया जाता, कार का की दिया जाता है, तो यहाँ पे की सिंबल है कि गुड्स का डिलीवरी हो चुका है। एंड लास्ट होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मान लो तुम गुड्स खरीदे एंड डिलीवरी तुमने बोला किसी और को दे देने, लेट सपोज वेयर हाउस कीपर को तुमने फोन करके बोला कि आप मेरे बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर लीजिए, मैं आपसे आके ले लूंगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट या अटॉर्नमेंट। इसी को हम लोग कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या वैलिड एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म करने के लिए, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बायर एंड सेलर के बीच में, इसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले 2 पार्टी होना चाहिए, बायर एंड सेलर। ऑब्वियस बात है, तुम खुद से सामान खरीद बेच नहीं सकते। एंड दूसरा चीज गुड्स होना चाहिए जो मूवेबल होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, इमूवेबल गुड्स के ऊपर ये एक्ट नहीं लगता है। थर्ड इज प्राइस। प्राइस बहुत ही एसेंशियल है, बिना प्राइस के तुम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं कर सकते। और ध्यान से समझना, प्राइस हमेशा मनी में पे होगा, काइंड में नहीं। ये नहीं मैं आईफोन के बदले गायें बेच रहा हूँ, ये नहीं मैं कर सकता। ठीक है, एंड चौथा बात, ऑनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि सेल बना रहे हैं तो ऑनरशिप तो ट्रांसफर होना ही चाहिए। एंड लास्टली वैलिड एसेंशियल्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के। अब ये तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ोगे 10 वैलिड एसेंशियल्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाऊंगा। यहाँ अगर क्वेश्चन आता है बस तुम्हें ये चीज लिखना, ऑल वैलिड एसेंशियल बस। ठीक है, उसके बाद एक और सेक्शन आ जाता है, सेक्शन 5। वो क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे। तो देखो, एक इंसान ऑफर देगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि पेमेंट कब करना है, डिलीवरी कब करना है। हम लोग डिसाइड कर सकते हैं पेमेंट और डिलीवरी इमीडिएटली अभी ही कर दें, या डिसाइड करते हैं दोनों लेटर डेट पे करेंगे, या फिर दो पेमेंट अभी कर दे, डिलीवरी मैं बाद में करूंगा, या डिलीवरी अभी कर देता हूँ, पेमेंट तो बाद में करना, या दोनों इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। फिर सेक्शन 6 आ जाता है। सेक्शन 6 बोलता है एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में हमेशा सेल और एग्रीमेंट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट दोनों बन सकते हैं। यानी एग्जिस्टिंग गुड के केस में तुम सेल कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हो, ऑनरशिप अभी के अभी ट्रांसफर कर सकते हो, या एग्रीमेंट टू सेल भी बना सकते हो, यानी फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर कर सकते हो। बट हमेशा ध्यान रखना, फ्यूचर गुड्स के केस में हमेशा एग्रीमेंट टू सेल ही बनेगा, क्योंकि उसमें अभी गुड्स अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो उसका ऑनरशिप तुम इमीडिएटली ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 7 समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अभी जो 4 सेक्शन में पढ़ाने वाला हूँ, ये 4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस यूनिट के। सेक्शन 7 क्या बोलता है, मान लो एग्रीमेंट हो रहा है कोई गुड्स के रिस्पेक्ट में बायर और सेलर्स के बीच में, और वो गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है। ठीक है, एंड एग्रीमेंट होने से पहले ही वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, बिना बायर बिना सेलर के फॉल्ट्स के, एंड ये बात बायर सेलर दोनों को नहीं पता है, तो उस सिचुएशन में ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ये वैलिड नहीं है, ये वॉइड माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 8 भी सेम इसका अपग्रेडेड वर्जन है। वो क्या बोलता है कि मान लो कोई एग्रीमेंट हुआ है कोई स्पेसिफिक गुड्स के रिलेटेड, एंड वो एग्रीमेंट होने के बाद वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है बिना बायर और बिना सेलर के फॉल्ट से, सेल होने से पहले, एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद, तो उस सिचुएशन में ये भी वॉइड हो जाएगा, ये भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। फिर एक आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 बोलता है कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा। मैंने पहले ही बोला कि प्राइस के बिना तुम कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते, तो प्राइस अगर मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट में हमने डिसाइड नहीं किया तो फिर वो कैसे डिसाइड होगा। तो 3 तरीके हैं। सबसे पहले या तो तुम कॉन्ट्रैक्ट में खुद से डिसाइड करो, या फिर हमारे कोर्स ऑफ डीलिंग, हमारे बीच में रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग होता है तो उससे डिसाइड हो जाएगा, नहीं तो फिर कोई मैनर डिटरमाइन करेंगे डिसाइड करने के लिए। बेसिकली बोले तो कोई थर्ड पार्टी को बुलाएंगे कि प्राइस डिसाइड कर दो। उसके बाद लास्ट सेक्शन, सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बोलता है, मान लो मैं किसी के साथ एग्रीमेंट टू सेल कर रहा हूँ कि मैं ये गुड्स तुम्हें बेचूंगा, ठीक है, एंड इस गुड्स का
प्राइस कौन डिसाइड करेगा? तो मेरा भाई डिसाइड करेगा। उस सिचुएशन में मान लो अगर मेरे भाई ने प्राइस डिसाइड करने से मना कर दिया तो ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, इसको वॉइड मान लिया जाएगा। लेकिन ध्यान से समझना, मान लो मैंने बोला कि इसका प्राइस मेरा भाई डिसाइड करेगा और ये बोलते के साथ मैंने तुम्हें ऑलरेडी गुड्स हैंड ओवर कर दिया है, यानी डिलीवरी दे दिया है, पोजीशन तुम्हारे पास है। उस सिचुएशन में सेल होगा, चाहे मेरा भाई प्राइस डिसाइड करने के लिए राजी हो या ना हो, सेल होगा, रिजनेबल प्राइस पे करना होगा। एंड ध्यान रखना, मान लो अगर कोई पार्टी थर्ड पार्टी को इन्फ्लुएंस करता है कि तुम मेरे फेवर में प्राइस डिसाइड कर, तो जो पार्टी एट फॉल्ट होगा वो लायबल होगा अदर पार्टी। अब हम लोग करने वाले हैं यूनिट 2। यूनिट 2 का जो सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 11। वो क्या बोलता है? जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना तो बहुत सारी बातें होती हैं, इस बातों को इंग्लिश में हम लोग स्टुपलेंसेस बोलते हैं। तो सेक्शन 11 क्या बोलता है? जो भी स्टुपलेंसेस होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ डिलीवरी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट, यानी जो डिलीवरी के रिलेटेड बातें होंगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी पेमेंट के रिलेटेड, ठीक है। फिर सेक्शन 12 बात करता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन भी हो सकता है, वारंटी भी हो सकता है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 डिफाइन करता है कि कंडीशन होता क्या है। तो देखो, कंडीशन मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट होता है, ये मेन पर्पस होता है बायर जिस पर्पस के लिए बायर ने गुड्स खरीदा, और अगर ये ब्रीच होता है यानी ये सेलर अगर इसको ब्रीच करता है तो बायर के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिकेट कर दे यानी कैंसिल कर देगा। अब बात करते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के बारे में। ये बेसिकली वारंटी को डिफाइन करता है। वारंटी कोलेटरल होता है कंडीशन से, यानी ये मेन पर्पस नहीं होता जिसके लिए बायर ने गुड्स खरीदा, बट ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए अगर वारंटी ब्रीच होता है तो सेलर के बायर के पास क्या राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता बट डैमेजेस क्लेम कर सकता है। एंड सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? ये कंडीशन और वारंटी हर लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। लेट सपोज मैं मोबाइल खरीदने गया, मेरा कंडीशन है गुड क्वालिटी होना चाहिए कैमरा का, ठीक है। तुम मोबाइल परचेज गए, तुम्हारा कंडीशन है कि गेमिंग प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए गेमिंग करने के लिए, तो यहाँ हम दोनों का कंडीशन अलग अलग, वारंटी भी अलग अलग है। 13 आ जाता है उसके बाद। अब ये बात करता है कि कब कब तुम कंडीशन को एज वारंटी ट्रीट करोगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है बट फिर भी तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करके क्या कर रहे हो, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर रहे हो। तो देखो, इसमें 4 केसेस मॉड्यूल में दिए हुए हैं। सबसे पहला जो केस है वॉलंटरी वेव ऑफ, तुम अपने मन से भाई अब ये राइट एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हो अपने फायदे के लिए तो तुम ये कर सकते हो। दूसरा नॉन सेवरेबिलिटी, मान लो कोई पार्ट सेवरेबल नहीं है और तुमने उसको सेपरेट कर लिया और उसके बाद एक पार्ट उसका एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। एग्जांपल, मान लो पिज्जा तुमने मंगवाया, उसका आधा तुमने खा लिया है, उसके बाद तुम आधा खाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। थर्ड वन इज एक्सक्यूज बाय लॉ, मान लो तुमने कोई सामान मंगवाया चाइना से एंड वो सामान कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, अब तुम उसको कैंसिल करना चाहते हो बट उससे पहले ही इंडिया और चाइना के बीच में वॉर डिक्लेयर हो जाता है और वो LNNMA बन जाता है, तो इस सिचुएशन में लॉ में ही रोक दिया ट्रेड होने से, तो अब तुम यहाँ पर अपना कंडीशन का राइट परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड लास्ट, इलीग टू ट्रीट एज वारंटी, इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है बट फिर भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुमने बोला ठीक है भाई चल रहने दे, जो प्रोडक्ट आ गया है बस मेरे को डैमेजेस दे दे, तो इसमें हम लोग कंडीशन ब्रीच होने के बाद भी उसको वारंटी जैसा ही मान लेते हैं, सिर्फ डैमेजेस मांग लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम लोग को समझना इम्प्लाइड कंडीशन। सबसे पहला इम्प्लाइड कंडीशन, कंडीशन एज टू टाइटल, सेक्शन 14 सबसेक्शन ए। इसमें क्या बोला जाता है? सेलर वैसे गुड्स बेच सकता है जिसका वो ऑनर है या उसके पास राइट है उसको सेल करने का, यानी वो दूसरे का गुड्स नहीं बेच सकता, और अगर वो बेच देता है दूसरे का गुड्स तो उसको ट्रू ऑनर को गुड्स रिटर्न करना होगा, ठीक है। दूसरा आता है सेक्शन 15, इसमें 2 बातें हैं, एक सेल बाय डिस्क्रिप्शन, एक सेल बाय सैंपल। सेल बाय डिस्क्रिप्शन बोलता है कि जब बायर आकर डिस्क्रिप्शन बता दे अपने गुड्स का तो सेलर का लायबिलिटी है कि सेलर गुड्स प्रोवाइड करे एज पर द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आता है सेल बाय सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन। इसमें बायर आके डिस्क्रिप्शन भी बता रहा और सैंपल भी दिखा रहा है कि देखो उनको ऐसा गुड्स चाहिए, तो यहाँ पर सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड्स उसको प्रोवाइड करे जो कि सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से मैच करे। एक से भी अगर मैच नहीं करेगा, बायर के पास राइट है कि इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। देखो, ये बोला जाता है क्वालिटी और फिटनेस। सिंपली बोला जाता है कि सेलर कुछ भी बेच सकता है, मतलब कोई भी गुड सेलर बायर को बेच सकता है, लेकिन अगर बायर
अब ये 3 काम कर दे तो फिर सेलर लायबल हो जाएगा। कौन कौन से 3 काम? सबसे पहला, बायर आकर अपना पर्पस बता दे सेलर को कि देख भाई मेरे को गुड्स इस पर्पस के लिए चाहिए, एंड वो सेलर के स्किल पे रिलाय करे, यानी सेलर जो गुड्स उसको दे रहा है उस पर भरोसा करके वो उसको खरीद ले। एंड थर्ड वन, सेलर उसी गुड्स में डील कर रहा हो, यानी मोबाइल का दुकान में गया मैं तो फिर मोबाइल का ही रिस्पेक्ट में वो सेलर डील करना चाहिए। इस सिचुएशन में सेलर लायबल होगा। ध्यान से समझना, 2-3 और छोटी बात जिससे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला, अगर मान लो गुड्स सिर्फ एक पर्पस के लिए बना है, लेट सपोज एसी सिर्फ कूलिंग के लिए बना है, तो उस सिचुएशन में मेरे को सेलर को पर्पस बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही काम के लिए बना है तो उसमें सबको पता है कि क्या पर्पस है। एंड दूसरा, मान लो मैंने कोई ब्रांड नेम के अंडर गुड्स खरीदा है, तो क्या यहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई होगा? तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, सेलर लायबल नहीं होगा, क्योंकि ब्रांड नेम के अंडर मैंने खरीदा तो मैंने सेलर के स्किल पे रिलाई नहीं किया, तो यहाँ पे सेलर लायबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। ये क्या बोला जाता है? जब कुछ डिस्क्रिप्शन से बेचे जा रहे हैं तो सेलर को ऐसे गुड्स प्रोवाइड करने हैं जो मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, यानी फिट होने चाहिए, यूज करने लायक होना चाहिए। एंड एक और इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है, अगर बायर ने एग्जामिन किया है गुड्स खरीदने से पहले और उस गधे ने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया डिफेक्ट जो आराम से इंस्पेक्शन से आइडेंटिफाई हो सकता था, उस सिचुएशन में सेलर लायबल नहीं होगा, चाहे वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का हो या ना हो। ठीक है, यहीं पे एक और कंडीशन कनेक्ट होके आ जाता है, इसी से सेम है, कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये क्या बोलता है? ये बेसिकली मर्चेंटेबिलिटी वाला ही बात बोलता है, बस ये लगता है सिर्फ खाने पीने वाले आइटम पे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेक्शन 17, सेल बाय सैंपल। ये क्या बोलता है? जब गुड्स सैंपल से बेचे जा रहे हैं तो जितने भी गुड्स सेलर प्रोवाइड कर रहा है वो सैंपल के हिसाब से होना चाहिए, मैच होने चाहिए एज इट इज सैंपल से। एंड बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए एग्जामिन करने के लिए गुड्स को। और एक और बात कि गुड्स जो है लेटेंट डिफेक्ट से फ्री होने चाहिए, यानी ऐसे डिफेक्ट जो दिख नहीं सकते, हिडन डिफेक्ट्स, तो वैसे डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए गुड्स में। उसके बाद आ जाता है इम्प्लाइड वारंटीज। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 14 सबसेक्शन बी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन। ये क्या बोलता है? बेसिकली समझो, मान लो बायर ने कोई गुड्स खरीदा तो बायर का राइट है कि वो गुड्स अपने पास रख सकता है, बट मान लो अगर बायर का ये राइट डिस्टर्ब होता है, क्यों? क्योंकि किसी और का गुड्स सेलर ने बेच दिया था, तो जिसका वो सामान है वो सामान लेकर चला गया, तो उस सिचुएशन में बायर सिंपली जो है डैमेजेस क्लेम करेगा, किससे? सेलर से। ठीक है, उसके बाद एक और इसी से कनेक्टेड आ जाता है सेक्शन 14 सबसेक्शन सी, फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में गुड्स के ऊपर कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए। चार्जेस बोले तो मान लो सेलर ने ये गुड्स किसी को प्लेज किया था, किसी को गिरवी रखा था और फिर तुम्हें बेच दिया, तो ये नहीं होना चाहिए, चार्जेस नहीं होना चाहिए। ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि चार्जेस से फ्री होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड। मान लो एक बायर और सेलर्स के बीच में रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग हो रहा है, पिछले 5 साल से डीलिंग हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुका है कि बायर को कैसे गुड्स चाहिए। तो सेलर अगर वैसे गुड्स प्रोवाइड नहीं करता है इन फ्यूचर, तो फिर बायर के पास राइट है कि बायर कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दे। एंड लास्ट इम्प्लाइड वारंटी जो है वो है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। मान लो अगर सेलर को गुड्स के बारे में पता है कि इस गुड्स में कुछ खराबी है, तो वो ये बात बायर को बताएगा। अगर वो नहीं बताता है तो ऑब्वियस सा बात है सेलर लायबल होगा। कॉन्सेप्ट है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्पिटर। ये बोलता है लेट्स द बायर बी वेयर, यानी सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो गुड्स प्रोवाइड करे बायर के हिसाब से। सेलर कुछ भी बेचेगा, बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आओ चेक करो, अपने हिसाब से गुड्स खरीदो, और उसके बाद फिर तुम सेलर को लायबल नहीं कर सकते कि मेरे पर्पस के हिसाब से गुड्स नहीं मिला है। तो ये कॉन्सेप्ट आने के बाद लोगों को ऐसा लग रहा था कि सेलर चीटिंग करेंगे, तो इसलिए इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी लाए गए। एंड इसके एक्सेप्शंस पता है क्या है? जितने इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी तुमने पढ़ा वो सारे इसके एक्सेप्शन केवियट एम्पिटर के। एंड ध्यान से समझना, जब तुम इसके एक्सेप्शंस लिखोगे एग्जामिनेशन में तो वहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन हटा देना, सीधा नाम लिखना, यानी मर्चेंटेबिलिटी। हमें करना है यूनिट 3। यूनिट 3 में जो सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 18। सिंपल सा बात बोलता है कि अनसर्टेन गुड्स का ऑनरशिप तभी ट्रांसपोर्ट होगा जब वो असर्टेन बन जाएंगे। फिर आ जाता है सेक्शन 19, वो बोलता है
ऑनरशिप ट्रांसफर होगा कब, तो ये डिटरमाइन होगा 3 तरीके से, या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा पार्टीज के बीच में, या फिर उनके कंडक्ट से, या फिर सरकमस्टांसेस से। फिर सेक्शन 20 आता है, वो बोलता है स्पेसिफिक गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफर तभी होगा जब वो डिलीवरेबल स्टेट में होंगे। सेक्शन 21 आता है, वो बोलता है कि स्पेसिफिक गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो सेलर को उसको डिलीवरेबल स्टेट में डालना होगा, तभी ऑनरशिप ट्रांसफर होगा। एंड सेक्शन 22 बोलता है कि मान लो अगर सेलर को कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है ताकि गुड्स का प्राइस असर्टेन हो सके, वेट वगैरह मेजर हो सके, तो सेलर को वो एक्टिविटी परफॉर्म करना होगा। उस एक्टिविटी के परफॉर्मेंस के बाद ही उसका ऑनरशिप ट्रांसफर होगा। सेक्शन 23 बात करता है कि अनअसर्टेन गुड्स का सेल कैसे होगा। तो ऑब्वियस बात है, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो अनअसर्टेन गुड्स के रिलेटेड होना चाहिए, गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेचे जाने चाहिए, एंड वो भी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए। अब देखो, सबसे पहले अनअसर्टेन गुड्स का सिलेक्शन करना पड़ता है, तो सिलेक्शन को यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है सिलेक्शन की जगह एप्रोप्रिएशन। तो यानी गुड्स का एप्रोप्रिएशन करना होगा। लेट सपोज ये 3 मार्कर है, इनका मेरे को एप्रोप्रिएशन करना होगा, सिलेक्शन करना होगा। अब ये सेलर भी कर सकता है बायर का एसेंट लेकर, यानी बायर का अप्रूवल लेकर, या बायर भी कर सकता है सेलर का अप्रूवल लेकर, ठीक है। उसके बाद असेंट देगा बायर कि हाँ मेरे को ये खरीदना है। अब ये असेंट जो देगा ये एप्रोप्रिएशन से पहले भी दे सकता है, एप्रोप्रिएशन के बाद भी दे सकता है, यानी सिलेक्शन से पहले भी दे सकता है और सिलेक्शन के बाद भी दे सकता है, ठीक है। फिर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 भी आता है, वो बोलता है अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड मतलब क्या। तो देखो, अगर सेलर अपने पास कोई राइट रिजर्व नहीं कर रहा तो हम लोग बोलते हैं कि गुड्स जो है अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड हो गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 24, ये बोलता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। मान लो कोई सेलर ने गुड्स दिया किसी बायर को और बोला कि तू उसको थोड़ा दिन यूज कर, तेरे को अच्छा लगेगा तो तू खरीद लेना, नहीं तो मेरे को वापस रिटर्न कर देना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यही वाला बात यहाँ पर सेलर ने बोला। तो देखो, ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगा इस सिचुएशन में, अगर बायर खुद ही बोले कि हाँ गुड्स अच्छा है मेरे को दे दो, तो फिर ऑनरशिप ट्रांसफर होगा। दूसरा, जो टाइम के लिए दिया था, मान लो सेलर ने 7 दिन के लिए दिया था और आज 10 दिन हो गया, ना बायर उसको लौटा रहा है, ना बायर उसको बोल रहा है कि मैं इसको खरीदूंगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया। एंड लास्ट, अगर बायर ने ये गुड्स किसी और को बेच दे दिया तो फिर ऑब्वियस सा बात है सेलर बोलेगा कि तुमने उस गुड्स को एक्सेप्ट किया, हम बोल रहे हैं कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। फिर एक और इसी में कॉन्सेप्ट आता है सेल फॉर कैश बेसिस। ऑनरशिप तभी ट्रांसफर होगा जब पैसा दिया जाएगा। अगर पैसा नहीं देगा, वो उठा के किसी और को भी गुड्स दे दे, तो सेलर का राइट है कि वो उससे गुड्स ले सकता है लाके, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन 25 रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। सेक्शन 25 क्या बोलता है, सेलर ना राइट रिजर्व कर सकता है गुड्स के ऊपर कंडीशन लगा के कि देख ये गुड्स तेरा तभी होगा जब तू मेरे को पैसे देगा, ऐसा राइट सेलर रिजर्व कर सकता है। अब ये रिजर्व करेगा कैसे, तो इसी का सबसेक्शन 2 बोलता है, मान लो अगर गुड्स शिप से जा रहा है या रेलवे से जा रहा है, तो शिप से जा रहा है तो बिल ऑफ लाइडिंग बनता है, रेलवे से जा रहा है तो रेलवे रिसिप्ट बनता है, ठीक है। तो सेलर ना ये जो है अपने किसी एजेंट के नाम पे कर सकता है, तो उस सिचुएशन में जो गुड्स का लेने का राइट होगा ना रेलवे से या शिप से, वो सेलर के एजेंट का हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि उसने राइट रिजर्व कर लिया। अब 25 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, मान लो सेलर ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और बायर को भेजा और बायर को बोला कि अगर तू ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेगा तभी ऑनरशिप ट्रांसफर होगा। तो अगर बायर उसको एक्सेप्ट करता है तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो फिर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। यही सेक्शन 25 बोलता है। फिर आ जाता है सेक्शन 26। सेक्शन 26 बोलता है रिस्क इज प्राइमा फेसी ट्रांसफर्ड विद ऑनरशिप, यानी जिसका गुड्स है रिस्क उसका, यानी अगर मैं इस मार्कर का ऑनर हूँ और अगर ये मार्कर खराब हो जाता है तो रिस्क किसका, मेरा, ठीक है। बट इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है, अगर मान लो डिले हो रहा है डिलीवरी में, मान लो बायर ऑनर बन चुका है और सेलर ने डिलीवरी में डिले कर दिया, तो उस सिचुएशन में अगर कोई गलती कुछ गड़बड़ होता है गुड्स के साथ तो सेलर लायबल होगा, या फिर बायर ने एक्सेप्ट करने में लेट कर दिया तो फिर बायर लायबल होगा। थर्ड, मान लो कोई गुड्स होल्ड कर रहा है एज अ बेली। बेली क्या होता है, हमने किसी को गुड्स दिया है टेक केयर करने के लिए, तो हम लोग बेली बोलते हैं उसको। तो मान लो अगर गुड्स दिया गया एज अ बेली कोई होल्ड कर रहा है तो उस सिचुएशन में उसका लायबिलिटी होगा, ठीक है। सेक्शन 27 ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय द नॉन ऑनर्स। अब इसका मतलब अच्छे से समझो, हमने जनरल पढ़ा है कि कोई भी एक ऐसा इंसान जिसका वो ऑनर नहीं है या उसके पास राइट नहीं है सेल करने का, वो गुड्स नहीं बेच सकता। यानी जिसके पास खुद ही वैलिड टाइटल नहीं है वो वैलिड टाइटल ट्रांसफर कैसे करेगा। इसको हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट में समझते हैं, नेमो डॉट कॉड नॉन हैबिट।
ठीक है। लेकिन सेक्शन 27 इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस देता है कि हाँ तुम इन सिचुएशन में ट्रांसफर कर सकते हो, नॉन ऑनर्स भी गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है और जिसको ट्रांसफर किया जाएगा उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। सबसे पहला है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मान लो एक गुड्स है किसी के पास और वो इसी चीज वही गुड्स के रिस्पेक्ट में डील करता है और कोई बायर आया उससे बिना जाने कि ये गुड्स उसका नहीं है परचेज करके ले जाता है, तो उसमें बेचारे की क्या गलती, तो उसने गुड फेथ में परचेज किया तो यहाँ पर उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। फिर आता है सेक्शन 28 सेल बाय जॉइंट ऑनर। मान लो एक गुड्स है उसके 3 से 4 ऑनर हैं और एक ऑनर के पास वो गुड्स रहता है और बायर आया उसको ये पता ही नहीं है कि इसके 3 से 4 ऑनर हैं, उसे लगा सिर्फ ये इसका गुड्स है, इसके पास है, पोजीशन में है और उसने गुड फेथ में एक्वायर कर लिया तो उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। फिर आ जाता है सेक्शन 29 सेल अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मान लो मैंने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फ्रॉड करके कोई गुड्स एक्वायर किए हैं, अब मैं सामने वाले को बेचने जा रहा हूँ, अब सामने वाले को ये पता ही नहीं है कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको लग रहा है कि ये नॉर्मल है तो वो गुड फेथ में एक्वायर कर रहा है तो ऑब्वियस सा बात है उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। आ जाता है सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। ये क्या बोलता है ध्यान से समझना। अगर मान लो सेलर ने बायर को गुड्स दे दिया है, ठीक है, एंड अभी तक डिलीवरी नहीं किया, गुड्स अभी तक सेलर के पास ही है, यानी ऑनरशिप ट्रांसफर हुआ है, पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ है और सेलर सब्सिक्वेंट बायर को बेच देता है और वो ये गुड फेथ में एक्वायर करता है, क्या वैलिड टाइटल मिलेगा? हाँ मिलेगा। इसी तरह सेम इसका उल्टा कर दो सबसेक्शन 2। मान लो गुड्स अभी डिलीवर कर दिया गया बायर को, अभी तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, उस सिचुएशन में मान लो जिस बायर को दिया गया उसने किसी सब्सिक्वेंट बायर को बेच दिया, तो यहाँ पर भी क्या ऑनरशिप ट्रांसफर होगा और अगर उसने गुड फेथ में खरीदा है तो बिल्कुल ऑनरशिप ट्रांसफर होगा। फिर आता है स्टॉपल। मान लो कोई एक इंसान है जिसका राइट नहीं है गुड्स बेचने का, बट वो बोल रहा है ऐसा कि हाँ ये मेरा गुड्स है, मैं इसको बेच सकता हूँ, और जो ऑनर है वो कुछ बोल भी नहीं रहा है, मतलब उसको रोक भी नहीं रहा है। उस सिचुएशन में मान लो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है किसी इंसान के साथ गुड्स खरीदने के लिए, तो जो है फिर बाद में ऑनर मना नहीं कर सकता, स्टॉप्ड हो जाता है, स्टॉपल इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो डिनाई नहीं कर सकता। फिर आता है रीसेल बाय अनपेड सेलर। इसके बारे में तो आगे पूरा यूनिट में तुम अभी समझोगे यूनिट 4 में। एंड लास्ट होता है सेल बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर, उसके बाद फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स एंड सेल बाय पॉनी। ये सब कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट हैं। अब सेक्शन 31 देखो, बायर का लायबिलिटी है कि वो डिमांड करेगा डिलीवरी के लिए, सेलर उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। सेक्शन 32 बोलता है जो पेमेंट है वो कंकरेंट होता है डिलीवरी के, यानी साथ साथ हो जाता है, ठीक है, जनरली यही होता है। सेक्शन 33 बोलता है कि डिलीवरी कब इफेक्ट होगा, तो जब पोजीशन ट्रांसफर हो जाएगा बायर को तो डिलीवरी इफेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 34 बोलता है मान लो कोई गुड्स का डिलीवरी पार्ट में हो रहा है, यानी एक बार में एक पार्ट भेजा जा रहा है, दूसरे में दूसरा पार्ट भेजा जा रहा है, तो जब एक पार्ट भेजा जाएगा तो जो रिमाइंडर है उसको हम लोग डिलीवरी इन प्रोग्रेस बोलेंगे। बट मान लो इंटेंशन ये है कि हम लोग एक गुड्स को अलग अलग सेपरेट करके डिलीवर करें, तो उस सिचुएशन में हम लोग सेपरेट रिमाइंडर बोलेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन 35, बायर अप्लाई करेगा डिलीवरी के लिए। फिर सेक्शन 36 में टोटल 5 सबसेक्शन है। सबसे पहला प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वो होगा, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी टाइम क्या होगा सेलर के द्वारा, तो जो भी डिलीवरी टाइम होगा वो रिजनेबल होना चाहिए। सबसेक्शन 3 बोलता है अगर मान लो डिलीवरी किसी थर्ड पार्टी ने लिया है, तो वो थर्ड पार्टी जैसे ही फोन करके बोल देगा बायर को कि हमने डिलीवरी ले लिया है, हम लोग मान लेते हैं कि डिलीवरी कंप्लीट हो चुका है। सबसेक्शन 4 बोलता है बायर भी जो टाइम देगा ना वो रिजनेबल टाइम देगा, बिजनेस आवर में देगा, ठीक है। और उसके सबसेक्शन 5 बोलता है जो भी एक्सपेंसेस होगा डिलीवरेबल स्टेट में डालने का वो सेलर उठाएगा, एंड जो भी डिलीवरी का एक्सपेंसेस होगा वो बायर उठाएगा, ठीक है। उसी के बाद नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन 37। ये 3 बात बोलता है शॉर्ट डिलीवरी, एक्सेस डिलीवरी, मिक्स डिलीवरी। मान लो तुमने 3 गो मार्कर मंगवाया और तुम्हें सिर्फ 2 मार्कर रिसीव हुआ, ये हो गया शॉर्ट डिलीवरी। इस सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो, या तो एक्सेप्ट कर लो 2 एंड बाकी एक के लिए केस कर दो, या तो सब रिजेक्ट कर दो। फिर एक्सेस डिलीवरी, एक्सेस डिलीवरी मान लो तुम्हें 3 गुड्स मंगवाए एंड तुम्हें 5 रिसीव हो गए, तो 2 तुम्हें एक्सेस आ गए, तो तुम क्या कर सकते हो, वो 2 जो एक्सेस आए वो रिटर्न कर दो, या फिर अगर तुम वो 2 को रख लेते हो तो उसके बदले में प्राइस पे कर दो, ठीक है। एंड आता है मिक्स डिलीवरी। मान लो तुमने मार्कर मंगवाया, तुम्हें मार्कर के साथ पेन भी आ गया, ठीक है, उस सिचुएशन में तुम मार्कर रख लो, पेन को भेज दो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है। जो सेपरेट हो सकता है उसको सेपरेट करके एक्सेप्ट कर लो। लेकिन मान लो कोई ऐसा गुड्स आ गया जो सेपरेट नहीं हो सकता, अब मान लो आटा और मैदा मिलकर आ गए, तो अब तुम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस सा बात है तुम उसको रिजेक्ट ही करोगे। सेक्शन 38 बोलता है कि डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, उसको हम लोग बैड डिलीवरी बोलते हैं। सेक्शन 39 बोलता है जैसे ही गुड्स कैरियर को दिया जाता है कि जाके उसको डिलीवर कर लो, प्राइमा फेसी मान लिया जाता है कि डिलीवरी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि रास्ता में जो भी होगा तो वो कैरियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ठीक है। सेक्शन 40 बोलता है जब गुड्स डिलीवर होने हैं डिस्टेंट लोकेशन पे, यानी सेलर की जुरिडिक्शन से बाहर, तो उस सिचुएशन में बायर लायबल होगा, ठीक है। सेक्शन 41 क्या बोलता है, अगर बल्क ऑफ गुड्स डिलीवर हो रहे हैं तो बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए उस गुड्स को एग्जामिन करने के लिए। सेक्शन 42 बोलता है हम लोग डिलीवरी कब एक्सेप्टेड मानेंगे, जब एक्सेप्टेंस हो जाए, ठीक है, या फिर लैप्स ऑफ टाइम हो गया, इस टाइम तक में डिलीवरी ले लेना था लेकिन उसने नहीं लिया। एंड तीसरा इनकंसिस्टेंसी अगर कुछ होता है गुड्स के साथ तो। सेक्शन 43 एंड सेक्शन 44 लास्ट दो सेक्शन तुम्हारे यूनिट 3 खत्म। सेक्शन 43 क्या बोलता है, बायर जो है ना गुड्स रिजेक्ट कर सकता है अगर बायर के हिसाब का गुड नहीं हुआ तो, और वो लायबल भी नहीं होगा सेलर को रिटर्न करने के लिए, सेलर आए और खुद लेकर जाए। सेक्शन 44 बोलता है अगर बायर का रिफ्यूजल रॉन्गफुल होगा तो फिर सेलर जो है जो भी रिमोट चार्जेस है वो रिकवर कर सकता है। हम लोग आ चुके हैं यूनिट 4 में, एंड यूनिट 4 का जो सबसे पहला सेक्शन है वो डिफाइन करता है अनपेड सेलर को। अनपेड सेलर वैसे सेलर्स होते हैं जिसने कैश पे सामान बेचा या क्रेडिट पे सामान बेचा और अभी तक उसको पैसे रिसीव नहीं हुए, या फिर चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, तो वो अनपेड सेलर कहलाता है। अब सेक्शन 46 में अनपेड सेलर को कुछ राइट दिए गए हैं, बेसिकली गुड्स के अगेंस्ट राइट दिए गए हैं और बायर के अगेंस्ट राइट दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट दिए गए हैं। सेक्शन 47 सबसे पहला राइट ऑफ लियन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेन पोजीशन। मान लो अगर सेलर को पैसे रिसीव नहीं होते या फिर सेलर को पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया और गुड्स ऑलरेडी अभी तक सेलर के पास ही है, सेलर के गोडाउन में रखे हुए हैं, तो वहां पर सेलर क्या करेगा, उसको रोक लेगा, उसको डिलीवरी के लिए जाने ही नहीं देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सेलर ने लियन एक्सरसाइज किया है। अब यहाँ पे एक और सेक्शन कनेक्ट होता है, सेक्शन 48। वो बोलता है कि मान लो कोई डिलीवरी इन पार्ट है, यानी थोड़ा सा पार्ट डिलीवर हो चुका है एंड थोड़ा सा पार्ट जो है वो अभी तक सेलर के पास है, तो उस सिचुएशन में जो रिमाइंडर बचे हैं सेलर उन पे लियन एक्सरसाइज कर सकता है। फिर आगे जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को बताता है कि ये लियन कब टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कब खत्म हो जाएगा ये लियन का पावर सेलर के हाथ से। तो देखो अगर गुड्स बायर के पास पहुंच चुके हैं तो ऑब्वियस सा बात है सेलर के पास गुड्स ही नहीं बचे तो वो लियन एक्सरसाइज कैसे करेगा, तो उस समय लियन टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद सेलर खुद ही वेव ऑफ कर दे, मतलब सेलर अपने आप से ही लियन का राइट छोड़ दे, तो फिर यहाँ पे लियन टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर सेलर ऑलरेडी गुड्स डिलीवरी के लिए दे दिया है, कैरियर को ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है, तो उस सिचुएशन में भी गुड्स गोडाउन में नहीं है तो फिर लियन एक्सरसाइज नहीं हो सकता। अब आ जाता है दूसरा सेक्शन, सेक्शन 50। सेक्शन 50 बात करता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट बोले तो मान लो सेलर ने गुड्स कैरियर को दे दिया, तो फिर सेलर को पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट है, तो उस सिचुएशन में सेलर जो है ट्रांजिट यानी कैरियर को बोल सकता है कि गुड्स डिलीवर मत करना, वापस लेके आ जाओ। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं रीगेन पोजीशन। यानी अगर सेलर को पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है तो सेलर कैरियर को बोलकर वापस से गुड्स का पोजीशन ले सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांजिट का पीरियड कब तक रहता है, तो सेक्शन 51 आता है, वो बोलता है जैसे ही तुम कैरियर को गुड्स दोगे और जब तक गुड्स बायर के हैंड में ना आ जाए, वो जो बीच का पीरियड है उसको हम लोग ट्रांजिट का पीरियड बोलते हैं। अब सेक्शन 52 बोलता है कि ये ट्रांजिट होगा कैसे, स्टॉपेज इन ट्रांजिट होगा कैसे। तो देखो सिंपली क्या करेगा, सेलर कैरियर को बोलेगा, नोटिस देगा कि डिलीवरी मत देना, हमें आके वापस दे दो, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब देखो ट्रांजिट खत्म कैसे होगा, तो मान लो गुड्स बायर के हाथ में आ गया, गुड्स बायर को डिलीवर हो चुका है तो ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। मान लो कैरियर जा रहा था, रास्ते में बायर मिल गया, इंटरसेप्शन होकर गुड्स बायर ने ले लिया, तो उस समय भी ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। या फिर मान लो कैरियर ही बायर ने अपॉइंट किया था, तो जैसे ही कैरियर को गुड्स दिए उस समय ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। मान लो कोई गुड्स शिप से जाने वाला है, शिप बायर का है, तो फिर वहाँ भी जो है ट्रांजिट का पावर खत्म हो जाएगा। या फिर और मान लो गुड्स जो है वो एजेंट को मिल चुका है, बायर का एजेंट को, और बायर का एजेंट ने ये बात बायर को भी बता दिया है, तो उस सिचुएशन में भी जो है ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है सेक्शन 53। ये क्या बोलता है, जो राइट है स्टॉपेज इन ट्रांजिट और लियन का, ये सेलर के पास नहीं रहेगा अगर सेलर ने पहले ही बायर को अप्रूवल दे दिया है कि बायर जो है सबसेल कर सकता है, यानी फर्दर किसी को बेच सकता है, ठीक है। एंड वो बायर ने क्या किया, किसी और को, किसी दूसरे बायर को, सब्सिक्वेंट बायर को गुड्स बेच दिया है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिया है, तो उस सिचुएशन में अब सब्सिक्वेंट बायर जो है गुड्स का ऑनर बन चुका है और उसने गुड फेथ में अगर ये गुड्स परचेज किया है, तो सेलर का जो राइट है लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का वो डिफीट हो जाएगा।
अब आ जाता है सेक्शन 54 जो राइट देता है अनपेड सेलर को कि वो गुड्स को रीसेल कर सकते हैं जिसपे उनको पैसे नहीं रिसीव हुए। ठीक है, अब इसका रेफरेंस तुमने यूनिट 3 में भी सुना था। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले अनपेड सेलर कोई भी पेरिशेबल गुड्स हैं जो कि जल्दी खराब हो जाएंगे उनको बिना नोटिस के बेच सकता है। बट अगर वो पेरिशेबल गुड्स नहीं है तो अनपेड सेलर को नोटिस देना पड़ेगा बायर को कि हम ये गुड्स बेचने वाले हैं, रीसेल करने वाले हैं। अगर वो नोटिस नहीं देता है और डायरेक्टली रीसेल कर देता है तो उससे दिक्कत क्या होगा, कोई भी अगर लॉस हो जाएगा, मान लो किसी बायर को उसने 10 रुपए कम में बेचा तो वो लॉस जो है सेलर को उठाना पड़ेगा, और कोई भी प्रॉफिट होगा अगर उस रीसेल से तो वो प्रॉफिट बायर को चला जाएगा क्योंकि वो ऑनर बन चुका है गुड्स को। तो इसलिए बोला जाता है कि नोटिस देने से वो लॉस भी रिकवर कर सकता है और प्रॉफिट भी रिटेन कर सकता है, इसलिए नोटिस देना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, कभी कभी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो उसमें एक्सप्रेसिवली जो है कॉन्ट्रैक्ट में ही बायर सेलर जो है वो लिख देता है कि अगर पैसा रिसीव नहीं होता है तो सेलर के पास राइट है कि वो रीसेल कर सकता है। तो उस सिचुएशन में नोटिस देने का जरूरत नहीं है, एंड सेलर जिसको भी देगा, जिसको भी रीसेल करेगा सब्सिक्वेंट बायर, उसको वैलिड टाइटल मिलेगा गुड्स का। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। ये तो थे गुड्स के अगेंस्ट अनपेड सेलर के राइट। अब अनपेड सेलर के बायर के अगेंस्ट भी राइट्स है। मान लो गुड्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, उस सिचुएशन में अब तो गुड्स बचे नहीं, तो फिर अब क्या करेगा, अनपेड सेलर बायर को कोर्ट ले जाएगा। सिंपली सेक्शन 55 में वो केस कर सकता है प्राइस के लिए कि जो गुड्स के प्राइस है वो हमें पे ऑफ करो, ठीक है। या फिर सेक्शन 56 में जो है वो नॉन एक्सेप्टेंस के लिए केस कर सकता है। मान लो बायर ने गुड्स लेने से ही मना कर दिया तो उस सिचुएशन में नॉन एक्सेप्टेंस के लिए भी केस कर सकता है बायर के ऊपर, और जो चार्जेस है वो भी क्लेम कर सकता है। फिर आता है सेक्शन 60 और सेक्शन 61। 60 क्या बोलता है, मान लो अगर बायर ने रॉन्गली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो रेप्यूडिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बायर को केस कर दिया जाएगा बायर के ऊपर। सेक्शन 61 बोला जाता है कि इंटरेस्ट भी सेलर क्लेम कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा हुआ है कि इतना इंटरेस्ट लगना है तो उस हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना इंटरेस्ट मिलना है या नहीं मिलना है। अब देखो बायर को भी ना सेलर के अगेंस्ट कुछ राइट्स मिले हैं। कौन कौन से राइट्स हैं, तो देखो सेक्शन 57 में पहले डैमेजेस क्लेम करने के राइट है। मान लो सेलर ने गुड्स डिलीवर नहीं किए या टाइम पे डिलीवरी नहीं किया तो फिर डैमेजेस के लिए बायर भी कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 58 में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी सेक्शन 58 में बायर को राइट दिया गया कि वो कोर्ट में जाकर बोल सकता है कि सेलर को बोलो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने, मेरे को डैमेजेस नहीं चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना चाहिए। अब ये पॉसिबल कब है, तो बेसिकली ये पॉसिबल है अगर ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर पॉसिबल है, ऊपर से ये गुड्स स्पेसिफिक और असर्टेन है एंड डैमेजेस इसके लिए एडुकेट नहीं है, और ये गुड्स जो यूनिक नेचर के, तो इस सिचुएशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 59 सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, ये तो तुमने यूनिट 2 में ही पढ़ा। अगर वारंटी तुम तोड़ोगे तो फिर हम लोग तुम पे केस करेंगे और डैमेजेस क्लेम करवाएंगे, या फिर हम लोग बोलेंगे प्राइस कम करो या प्राइस खत्म करो गुड्स का। सेक्शन 60 एंड 61 ये हमने जो अभी सेलर के राइट्स पढ़े वो सेम बायर के भी राइट्स है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो बायर भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के लिए केस कर सकता है, और उसके इंटरेस्ट के लिए बायर भी केस कर सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट सेक्शन में, और उसके बाद पूरा सोगा खत्म। सेक्शन 64 जो डिफाइन करता है ऑक्शन सेल को। अब देखो ऑक्शन सेल होता क्या है, एक ग्रुप ऑफ बिडर्स को बुलाया जाता है कि आइए बिडिंग प्रोसेस में बिड्स लगाइए, जिसका हाईएस्ट बिड्स होगा गुड्स उसका होगा, ठीक है। तो इस तरह ग्रुप ऑफ बिडर्स को बुलाया जाता है, इसी को हम लोग ऑक्शन सेल बोलते हैं। अब इसके रिलेटेड कुछ रूल हैं जो हमें समझने होंगे। क्या क्या रूल है, ध्यान से समझना। ईच गुड्स जो है उनके ऊपर अलग अलग बिड लगेगा, यानी हर गुड्स के लिए अलग बिड होगा, हर गुड्स को सेपरेटली बेचा जाएगा। दूसरा बात, सेलर भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट ये बात उसको नोटिफाई करना होता है कि हाँ सेलर भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर वो नोटिफाई नहीं करता है तो इसको हम लोग एज अ फ्रॉडलेंट मानते हैं। अब ध्यान से सुनना, ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगा इस ऑक्शन सेल में, जब हैमर फॉल होगा और फॉल होकर अपने जगह पे वापस आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया है। अब ध्यान से समझना, कुछ और कंट्री में कोई अलग मैनर में जो है ऑनरशिप ट्रांसफर किया जाता है ऑक्शन सेल के किस सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में हम लोग वो मैनर से ऑनरशिप को ट्रांसफर करेंगे। सेलर ना पफर में एंगेज कर सकता है। पफर बोले तो जानबूझ के सेलर अपना आदमी बैठा देगा, उसको गुड्स खरीदना नहीं है, वो अपना आदमी इसलिए बैठाया है ताकि वो गुड्स का प्राइस बढ़ा सके। तो ध्यान से समझना, ये वॉइडेबल होगा। लास्ट बात,
जो गुड्स होंगे वो रीसेट प्राइस से एवव बिकेंगे, यानी जो फिक्स प्राइस किया गया बेस प्राइस उससे एवव बिकेंगे या उस प्राइस पे बिकेंगे, उससे नीचे नहीं बिक सकता। एंड इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना, कोई भी इंसान अगर बिड लगा रहा है और उसको बिड अपना वापस लेना है तो ऑनरशिप ट्रांसफर होने से पहले वो अपना बिड रिट्रैक्ट भी कर सकता है। अब एक छोटा सा सेक्शन है सेक्शन 64A, वो क्या बोलता है, मान लो जब कॉन्ट्रैक्ट बना उस समय टैक्स का रेट कुछ और चल रहा था और जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है तो उस समय टैक्स का रेट कुछ और चल रहा है, बायर को हमेशा करंट रेट पर टैक्स पे करना होगा। ये बात सेक्शन 64A बोलता है। और इसी के साथ तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म हो गया। मेरा टारगेट था इसको 25 मिनट करने का, 25 मिनट में कंप्लीट करने का, बट 35 मिनट लग गया। ऑब्वियस सा बात है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद सबसे बड़ा चैप्टर अगर है कोई तुम्हारे सिलेबस का तो ये सोगा है, बट चलो कोई नहीं, 35 मिनट्स में हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट और बस पढ़ते रहो।